या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। हिजाब वाली महिला को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जिताए और पार्लियामेंट में लाए तो पता लग जाएगा। बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। ओवैसी जी की पूरी राजनीति धर्म को खींच के या धर्म के आधार पे कुछ कहने की, आप देखिए ना, हलाल, दाढ़ी, टोपी। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया हिजाब के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बार बार हिजाब पर बयानबाजी कर भड़काने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने कहा है कि एक दिन इस देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अगर ओवैसी मां बेटियों की हक की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों बेटियों को जबरदस्ती हिजाब थोपना चाहते हैं? वो हिजाब के बहाने ओवैसी चुनावी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ओवैसी हिजाब पर ही नहीं रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं और टोपी, दाढ़ी और हलाल का भी जिक्र करते हुए बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताने लगते हैं। पहले ओवैसी का आपको बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। बोले हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। ओवैसी बेटियों की बात कर रहे हैं, हिजाब को उनका हक बता रहे हैं, लेकिन खुद की पार्टी में ही ओवैसी महिलाओं को इतनी तरजीह देते हैं, तवज्जो देते हैं। अगर आप देश में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी में महिलाओं को तवज्जो देते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं असदुद्दीन ओवैसी से सीधा सवाल पूछता हूं कि आपकी पार्टी के बड़े पदों पर कितनी महिलाएं? हिजाब वाली महिला का हक क्या एमआईएम में नहीं है? मैं आज इस पर बहस करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एमआईएम के पार्टी अध्यक्ष से लेकर महासचिव, प्रवक्ताओं में किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई। इतना ही नहीं, राज्यों में पार्टी की अध्यक्ष भी कोई महिला नहीं है। मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। और तो और ओवैसी की पार्टी से कोई महिला सांसद तक नहीं है, लेकिन यहां ओवैसी को हिजाब वाली बेटियों का हक चाहिए। हक उन्हें दिखाई नहीं देता है अपनी पार्टी की जब बात होती है तो, लेकिन वो अगर प्रोपेगेंडा करना है, बात करनी है, सिर्फ गाल बजाना है, तो कुछ भी बोले। ओवैसी को हिजाब के बहाने चुनावी एजेंडा सेट करना है तो वो इसी भड़काऊ बयानबाजी के तहत अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, जिससे उनको चुनाव में फायदा मिल सके। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि ओवैसी धर्म के आधार पर ही राजनीति करते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। पहले आपको सुनवाते हैं ओवैसी के बयान पर किसने क्या क्या कहा है। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा हुआ है। उनको क्या पता सबका साथ क्या होता है, सबका विश्वास क्या होता है, सबका विकास क्या होता है। वो तो खुद के विकास के लिए काम कर रहे हैं और वो पूरे मुसलमानों के तर्जुमान नहीं है। जानबूझकर ऐसी बात बोलना जिससे इस मुल्क में तनाव पैदा हो जाए, इस मुल्क में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, यही काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। ओवैसी भड़काऊ, उत्तेजनात्मक, विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयानों से समाज में उत्तेजना फैलती है और उन्होंने जो वर्तमान में बयान दिया है वो उसी प्रकार का है। उनके बयानों को अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जाता। ओवैसी जी की पूरी राजनीति धर्म को खींच के या धर्म के आधार पे कुछ कहने की, आप देखिए ना, हलाल, दाढ़ी, टोपी। अब ओवैसी जी अगर इस प्रकार की सपना देखें, वो भी एक सेक्युलर देश में कि मैं चाहता हूं एक बुर्खा पहनी हुई महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो इस सपना को साकार करने के लिए पहले 50
ऐसे देश हैं जो इस्लाम के आधार पे काम करते हैं, तो अपने वजूद का प्रयोग उन्हें वहां करना चाहिए और देखें उस सपना पे वो क्या क्या कर पाते हैं। लोगों की रोजी रोटी हो गई है कि वो नफरत का माहौल पैदा करें, भय और भ्रम का माहौल पैदा करें, ये उनकी रोजी रोटी है, उनकी ये सियासत है। लेकिन जब ये दूसरों को सलाह देते हैं तो मैं भी उनको बिना मांगी सलाह देना चाहता हूँ कि अपने परिवार से अलग किसी हिजाब वाली महिला को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जिताए और पार्लियामेंट में लाए, तो पता लग जाएगा कि कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। दरअसल ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में अल्पसंख्यकों पर सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर, चिदम्बरम से एक कदम आगे बढ़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब वाली बेटी के पीएम बनने की बात कह डाली। लेकिन क्या ओवैसी को इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति नजर नहीं आते? क्या ओवैसी को सिख प्रधानमंत्री नजर नहीं आते? सेक्युलरिज्म की बात करने वाले ओवैसी से मैं पूछता हूं कि आपकी पार्टी में मुस्लिम को छोड़कर कितने हिंदू, सिख, ईसाई पदाधिकारी हैं? कितने गैर मुसलमानों को आपने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है? एक दो को तो छोड़ दीजिए, जनाब के जो पूरा कुनबा है उसमें आपको मुसलमान ही नजर आएंगे। लेकिन यहां हिजाब का मुद्दा उठाकर ओवैसी को धर्म की सियासत कर चुनावी एजेंडे को सेट करना है और ये उनको सूट भी करता है। ऐसे में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि हिजाब, दाढ़ी, टोपी हलाल, ओवैसी भाईजान का ये कैसा बवाल है? नया बवाल। ओवैसी की सोच हिजाब पर ही क्यों अटकी हुई है? और पीएम हिजाब वाली मुसलमान, क्या तभी भारत महान? AIMIM को हिजाब वाली मुखिया कब मिलेगी? और बेटियों पर हिजाब थोपना चाहते हैं क्या ओवैसी? हिजाब बहाना है और ओवैसी का पीएम पर निशाना है। और अपने बयान के जरिए क्या ओवैसी अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रिजवान अहमद, वकील हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता MIM के हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और यास्मीन फारूकी, सदस्य AIMPLB जयपुर से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले पवन राव साहब आपके पास आता हूं कि पीएम आप बनवाना चाहते हैं अल्पसंख्यक बेटी को, यह बात ठीक है, यह बात समझ में भी आती है, लेकिन हिजाब क्यों पहनाना चाहते हैं साहब? साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने एक संवैधानिक बात कही है। संविधान इस देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो इस देश के शीर्षस्थ पद पर जो है बैठ सकता है। हमने ये कहा है कि इस देश पे 1947 के बाद से राजनीतिक रूप से अछूत बनाए गए समाज को जिस तरह से देखा जा रहा है आज के दृष्टिकोण में, हम उसकी बात कर रहे हैं। कैसे? हम उसकी भी बात कर रहे हैं। कैसे अछूत बनाया है मुझे बताइए ना। 1947 से शुरू कीजिए और 2022 तक आइए, एक एक करके मैं आपको नाम गिनवाता चला जाऊंगा। आप मुझे यह साबित कर दीजिए कि कैसे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को अछूत रखा गया है, जल्दी से। शाह साहब, आप 30 सेकंड। शाह साहब, मेरा पहले पूरा स्टेटमेंट तो सुन लीजिए ना। शाह साहब, आप स्टेटमेंट सुनिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हमने ये कहा है कि इस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के साथ उन लोगों को भी इस देश का हक है कि शीर्षस्थ पद पर जा सके। आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 दो जो है गाइडलाइंस कहता है कि वह कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और लोकसभा में जाने के लिए जिसकी उम्र 25 वर्ष है और काउंसिल्स में जाने के लिए 30 वर्ष है, वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे हिजाब का क्या लेना है? संविधान के आधार, अब आप सुन नहीं रहे। मैं जब बात रख रहा हूं अपनी बात, तो आप सुनेंगे नहीं, यही समस्या है ना। नाव जी, मैं तो पूछ रहा हूं कि आप जो बातें मुझे बता रहे हैं वो पूरा देश जानता है कि कितनी उम्र है चुनाव लड़ने की, कितनी उम्र है प्रधानमंत्री बनने की, कोई व्यक्ति संसद कितनी उम्र में पहुंच सकता है, ये तो पूरा देश जानता है। मैं कह रहा हूं हिजाब से उसका क्या लेना देना है? जल्दी से जवाब दीजिए। यस, अब आप सुनिए। इस देश में 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी के गठन के साथ एक भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल होता था कि अब ये लोग भी इस देश की शासन सत्ता में आएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद 1995 में
इस उत्तर प्रदेश में उस महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली जिसे इस देश में सदियों से जो है अछूत कहा गया। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उन महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या इस देश में मुस्लिम समाज से आने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? निश्चित रूप से बन सकती है। किसने मना किया है? उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। इस देश आप में गोल गोल मत घुमाइए पवन राव अंबेडकर साहब, आप गोल गोल मत घुमाइए। मैंने सीधा सवाल पूछा है आपसे कि भाई ठीक है, आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक महिला जो है कोई प्रधानमंत्री बने देश की, उस पर किसी को मुझे लगता नहीं एतराज होगा, लेकिन आप पर्दे में रखकर क्यों बनाना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, हम पर्दे में रख करके नहीं बताना चाह रहे हैं, और हम ये कहना बनाने की बात नहीं, हमें बताना चाह रहे हैं कि इस देश में वो महिला भी शीर्षस्थ पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर आ सकती है जो ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करती है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है। राजस्थान ठीक है सर, ठीक है रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद जी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है उसमें किसी को कोई संशय है? उन्होंने साफ साफ क्लियर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बेटी के प्रधानमंत्री बनने पर कोई एतराज नहीं है, बेटी इससे पहले भी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। एतराज इस बात को लेकर है कि हिजाब में रखने का क्या, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इस सोच के पीछे वजह क्या है? नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः नहीं बनिए हिजाब में, कोई समस्या नहीं है भाई, मुझको तो कोई समस्या नहीं है। पर अभी उन्होंने आर्टिकल 84 का जिक्र किया। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि तुम प्रधानमंत्री भीख मांग मांग के भी बन सकते हो। भीख मांग के प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रावधान अभी तक अनुच्छेद नहीं आया है। पर कुछ लोग हैं जिनकी भीख मांगने की आदत ही नहीं जाती, गलत भाषा, अजीब सदके की आदत लग गई है कि इनकी आदत ही नहीं जाती। पहले 1947 में कहा भीख मांग के हमें अलग मुल्क दे दो, फिर 1955 में कहा नहीं सेकुलर स्टेट नहीं, हमको शरीयत दे दो। चलो भैया, नेहरू जी ने शरीयत दे दी। 1985 में कहा शाहबानों को इंसाफ मत दो, इसकी भीख मांगी, चलो राजीव गांधी ने मान लिया। तो कभी कहते हैं हमें रोजगार भीख में दे दो, कभी कहते हैं हमको तालीम दे दो, कभी कहते हैं हमें खाना दे दो, सब्सिडी दे दो। जो ऋषि सांक 1.5% हिंदू होते हुए इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या इससे पहले कोई आपने वहां के हिंदू समाज का भीख मांगते हुए का कोई कमेंट सुना था कि हमको हिंदू प्रधानमंत्री दे दो दे दो दे दो दे दो? नहीं सुना था ना। मेहनत करी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, ठीक, समीकरण बैठे। अरे शाह साहब बीच में क्या बोल रहा है यार? जो मैं बोल रहा हूं पहले सुन, जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? चुप, शांति से, शांति से भाषा का इस्तेमाल मत करो। तो भैया ऐसा है, इस्तेमाल बंद करो। समाजवादी पार्टी, भीख तुम मांगते हो, कांग्रेस पार्टी, AIMIM रजाकरों की पार्टी, ये कोई भी अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री हिजाबन डिक्लेयर कर दे। हिजाबन नहीं, मैं कहता हूं बुरखे वाली डिक्लेयर कर दे। अरे मेरा क्या जा रहा है, नरेंद्र मोदी का क्या जा रहा है? इन लोगों को संविधान पता नहीं है। ये हालत है, ये प्रधानमंत्री दे दो, प्रधानमंत्री दे दो। अरे यार, चुनाव लड़ो, लोकसभा में पहुंचो, अपनी 270 की बहुमत लेके आओ, तुम हिजाबन को प्रधानमंत्री बनाओ, बुरखे वाली को बताओ। ये भीख मांग मांग के कुछ नहीं होगा तुम्हारा, समझे? ये भीख मांगने की आदत छोड़ दो। रिजवान जी और पवन जी, एक सेकंड आप रुकिए। दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ, दूसरे मेहमान भी हैं। अंबर जैदी, एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड पवन जी शांत हो जाइए। मैं पूछूंगा आपसे कि आपने अपनी पार्टी में कितने पदाधिकारी हिजाब वाली महिलाओं को बिठा रखा है? मैं आपसे पूछूंगा सवाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अंबर जैदी के पास मैं जाता हूं। अंबर, आप इस देश की प्रधानमंत्री अगर बनना चाहती हैं, आप चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, अगर योग्यता होगी तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या हिजाब पहनना जरूरी है, या हिजाब के बहाने एक राजनीति को और अपनी कट्टरवाद वाली जो छवि है उसको जिंदा रखने की कोशिश हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल जी बिल्कुल विद्या, आपने बिल्कुल एकदम सही बात की है। आप हमेशा महिलाओं को, आप सुन लीजिए ना, अब मेरा नाम अंबर जैदी, आपका नाम अंबर जैदी नहीं है, इनको खामोश करा दीजिए, इस तरह से मैं बात नहीं रख पाऊंगी। खामोश हो जाइए, बात सुन लीजिए, आप अपनी बात रख चुके हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग हिजाब को महिलाओं की चॉइस बता रहे थे, आज वो एक गैर हिजाब वाली जो मुस्लिम महिला है, यानी कि मेरे जैसी कितनी सारी महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनती, वो उनको इस लायक नहीं समझते कि वो हिजाब में या बिना हिजाब के वो प्रधानमंत्री बन सकते। यहीं से इनकी मानसिकता ये साफ नजर आती है कि महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के अलावा कुछ नहीं समझते। और पहली बात, प्रधानमंत्री से पहले तो आप महिलाओं को इक्वल एजुकेशन दीजिए, जायदाद में जो उनको शरीयत ने हिस्सा दिया है वो दीजिए, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए, उनको हक दीजिए कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सके, उनको वो हक दीजिए जो संविधान ने, जो शरीयत ने दिए, जो कुरान ने दिए। आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बने, आप मस्जिद मदरसे में मस्जिद और दरगाह में जाने की इजाजत नहीं देते महिलाओं को, आप संसद पहुंचाएंगे। आप उनको पहले स्कूल कॉलेज पहुंचा दीजिए, उनको उनके जो अधिकार है बेसिक वो दे दीजिए। तो ये दोगलापंथी जो लेकर आते हैं ना, ये बड़ी शर्म की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। अगर आपको सही में मुसलमानों की या मुसलमान महिलाओं की फिक्र होती तो उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बात करते। आप संसद में खड़े होकर संविधान के अलग अलग आर्टिकल और अनुच्छेदों की आप हवाला देते। अंबर जैदी, मैंने नहीं देखा। आपकी बात समझ में आ गई, महिलाओं के अधिकारों के लिए और आपकी बात मुझे लगता है कि एमआईएम के जो प्रवक्ता बैठे उनको भी समझ में आ गई होगी। असदुद्दीन ओवैसी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ गई ये बात कि एक मुस्लिम लड़की को क्या चाहिए, हिजाब चाहिए या फिर उसको सम्मान चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। अगर उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप, तो आप उसको कम से कम बेसिक जो जरूरतें हैं उसके लिए आप आवाज उठाइए। आप हिजाब की बात क्यों करते हैं? माजिद हैदरी साहब, हिजाब पहनेंगी मुस्लिम लड़कियां तभी प्रधानमंत्री बनेंगी क्या? जी देखिए, इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि एक मुसलमान महिला के हिजाब की कीमत, एक मुसलमान महिला के हिजाब की कीमत तुम क्या जानो संगी बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद है एक मुसलमान महिला का हिजाब। देखिए, अगर आप मेरे दिल की बात सुनेंगे ना, मेरा तो ये सपना है कि मैं इस देश की हर महिला को घूंघट में, हिजाब में, पर्दे में देखूं। ये तो मेरी दिल का जो मेरा तमन्ना है, ख्वाब है, वो ये है कि हर महिला इस भारतवर्ष में घूंघट में, पर्दे में, हिजाब में, क्योंकि हमारी संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है, हमारा सब कुछ। आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं, यही आपकी मानसिकता है। देखिए अंबर साहिबा, आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? आपका नाम माजिद हैदरी है क्या? मुझे अपना पक्ष रख दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैं महिला हूँ, भारतीय महिला हूँ, मुसलमान हूँ। मैं आपको महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन राष्ट्रीय चैनल पर नहीं होने दूंगी। आप कौन होते हैं महिलाओं के? क्या परेशानी है आपको हिजाब से, घूंघट से, पर्दे से? बताइए आप मुझे। आप लोग यहाँ पे आके भाजपा को खुश करने के लिए जो तकदीरें करते हैं, आपको लगता है आपको इससे ताली मिलेगी? नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन आप लोगों का काम है, लोगों को वर्गलाना और अपनी राजनीतिक। अरे हम वर्गला नहीं रहे, देश को जगा रहे हैं, देश की संस्कृति को जगा रहे हैं, सभ्यता को जगा रहे हैं। एक मिनट अंबर जैदी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। माजिद हैदरी साहब, जरा क्लियर तो कीजिए, बताइए तो सही कि लोगों को, देश को और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाकर आप कैसे जगा रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। देखिए, इस देश ने एक ऐसी प्रधानमंत्री दी है जो साड़ी पहनती थी, और हमें उन प्रधानमंत्री पे फख्र है। उनकी साड़ी पर भी फख्र है, उनके काम पर भी फख्र है, उनके पूरा जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया था उस पर आज भी देश अपना फख्र करता है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा। कैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनी थी। साड़ी क्यों पहनती थी? क्योंकि भारत की संस्कृति है, हिंदू धर्म से थी, भारत की संस्कृति का हिस्सा थी। कल मुसलमान महिला बनेगी, हिजाब पहनेगी। कल प्रियंका गांधी साहिबा बनेगी, साड़ी पहनेगी। अरे हम फिरंगियों का लिबास लेकर तो आएंगे नहीं ना अपना प्रधानमंत्री को लेके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहनते तो नेहरू जैकेट पहनते, अपने भारतीय पोशाक पहनते, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अपना नहीं मानते। मुसलमान भारतीय नहीं है, मुसलमान अरबी है, मुसलमान इजिप्शियन है, भारतीय मुसलमान देखिए अंबर जैदी साहिबा, आपकी जनरल नॉलेज बहुत कम है। चिदम्बरम साहब आते हैं तो वो क्या पहनते हैं? कमीज और लुंगी पहनते हैं। हमारे साउथ भाई हैं, वो अलग उनका ड्रेस है, हमारी पंजाबी भाइयों का अलग है। परिधान की बात कीजिए, आप भारतीय परिधान की बात कीजिए ना।
हाँ भारतीय है, भारतीय है, वो कोई हिजाब मेरे लिए भारत की सभ्यता बहुत बड़ी है। की बात कीजिए, आप भारतीय मेरे लिए भारत की सभ्यता बड़ी चीज है। आपके लिए मैं कहता हूँ इस देश की सभ्यता, परंपरा, प्रतिष्ठा रही है, उसको वापस जागृत करो मेरे भाइयों। एक सेकेंड, अंबर जैदी 1 मिनट शांत हो जाइए, और माजिद हैदरी आप भी शांत हो जाइए। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब 1 सेकंड आप रुकिए, हो गया आपका, हो गया। आप जबरदस्ती चाहते हैं कि आप तो ये भी चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि अंबर जैदी भी अगर यहां पर आए तो हिजाब पहन के आए, बुर्का पहनकर बैठे तो ही वो मुस्लिम महिला कहलाएगी, तो ही वो प्रधानमंत्री बन पाएंगी, अगर बन सकती हैं तो। भाई बॉलीवुड में भी घूंघट ठीक है, हाँ हीरोइनों को भी पहनवा दीजिए ना। आप बोलिए कोई हीरोइन जो फिल्मी पर्दे पर आती है वो बिना हिजाब के नहीं आएगी, हिजाब पहनकर पर्दे पर आएगी। आप कर दीजिए ना, आप लोग कर सकते हैं, बोलना ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है आपका। कासमी साहब मुझे ये बताइए कि हैदरी साहब ने, 1 सेकंड रुकिए माजिद हैदरी, 1 मिनट रुकिए। हैदरी साहब ने कहा कि ईश्वर ने ये कहा है कि भैया महिलाएं कैसे रहें, वरदान है, क्या क्या वो कह रहे थे, गाना सुना रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक महिला बने, मुस्लिम महिला, लेकिन हिजाब पहनकर बने। ऐसा क्यों? महिलाओं के हिजाब में, पर्दे में क्यों रखना चाहते हैं ओवैसी, और क्या इसके पीछे आपको वजह समझ में आती है? देखिए ओवैसी की आदत है जो वो अपने मिजाज के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। अगर वो एक हिजाब वाली महिला को अपनी पार्टी की अध्यक्षा बना दें तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा उनका। अपनी हैदराबाद सीट छोड़कर वहां उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएं और वो अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट उनको घोषित करें, तब अगली बात ओवैसी साहब से की जाएगी। उन्होंने दाढ़ी की, टोपी की, इसकी उसकी बात की। देखिए मैं भी एक दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान हूं, अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में घूमता हूं। पहले तो कांग्रेस की सरकार में हमें कहीं ना कहीं डर भी रहता था, भागलपुर फसाद, मलियाना फसाद, मेरठ फसाद, हाशिमपुरा फसाद, मुरादाबाद फसाद, 50,000 फसादात हुए इस मुल्क में, और न जाने कितने मौलाना अब तक भी कांग्रेस के जमाने से जेल में सड़ रहे हैं। तो हमें डर रहता था एक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस सरकार में हमें कोई डर नहीं। न किसी मौलाना की गिरफ्तारी नाजायज हो रही है, न किसी आलिम की गिरफ्तारी नाजायज हो रही है, न कोई फसाद हो रहा है, न दंगा हो, न लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है। पीएफआई ने कुछ दंगा 2-4 जगह किया तो उसको सरकार ने बैन कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मुद्दों पर ये जो जबरदस्ती की बातचीत हो रही है, और मैं अभी भी जो सुन रहा था, देखिए इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इस्लाम ने अपना तरीका बता दिया है सबको कि मेरा तरीका ये है, आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी आप अंबर की बात कर रहे थे कि मैं तो ये भी चाहूंगा, देखिए मैं कभी भी अपनी किसी बहन, माँ, बेटी के लिए मैंने इस तरह की बात ना सोची है और ना समझी है, और मैं सबको सम्मान और इज्जत देने वाला इंसान हूं। और अगर वाकईतन ओवैसी शरीयत के हिसाब से चलने वाले लोग हैं तो उनको हिजाब वाली मुस्लिम औरत में और बगैर हिजाब वाली मुस्लिम औरत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, और दोनों को मुस्लिम मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा शरीयत में कहीं नहीं लिखा है कि जो हिजाब नहीं करेगी वो मुसलमान नहीं है। यास्मीन जी, आप भी हिजाब में नहीं है आज, तो क्या आप मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, या आप देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, या आप देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो हिजाब इसलिए पहन लेंगी क्योंकि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक फायदा हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आपको हिजाब पहन लेना चाहिए? झा साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं किसी के बीच में नहीं बोली तो मेरे बीच में कोई चिल्लाए नहीं। मेरी बात 2 मिनट में क्या 2 सेकंड में पूरी कर दूंगी। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर जरूर हूं, लेकिन मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उसके बिहाफ पे कोई बात नहीं कहती हूं, इसलिए वो मेरे साथ न लगाया जाए नाम। तीसरा मेरा कहने का एक छोटी सी बात है, आपने कहा हिजाब नहीं पहने हुए हूं मैं, तो आपकी क्या, अव्वल तो पहली बात ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो उनके आजाद हैं अपनी बात कहने के लिए। मैं आपका लुकआउट क्या है वही जानना चाहता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें आजादी दी है वो उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, मैं अब अपनी बात ये कह रही हूँ कि आपके हिजाब की क्या डेफिनेशन है मुझे नहीं पता, मैं सर ढक के दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई हूँ, मेरे लिए यही हिजाब है मेरे लिए।
पहली बात, पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर मेरे बीच में कोई बोला मैं चुप हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगी। हमारी सीएम जो थी बीजेपी की, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्यादातर साड़ी पहनती थी और सर ढके रहती थी। तो क्या वो मुसलमान थी क्या? सवाल यहाँ मुसलमान औरत का, हिजाब का, यहाँ काबिलियत का है। जिसकी काबिलियत होगी, अगर वो हिजाब पहन के बैठेगी तो भी काबिलियत से आएगी अपने। कोई ये तो है नहीं कि वो हिजाब वाली है इसलिए वो सीएम बन जाएगी, और वो अगर हिजाब वाली नहीं है तो वो सीएम नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी तो सीएम ऑलरेडी पहले जो थी राजस्थान की। 1 मिनट में यास्मीन जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं टोक रहा हूँ आपको। आपने वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिया, अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने या बीजेपी के किसी नेता ने कभी ये कहा था कि हम राजस्थान की मुख्यमंत्री उस महिला को बनाएंगे जो साड़ी पहनेगी, सर पर अपने साड़ी रखेगी या अपने आंखों के ऊपर तक साड़ी रखकर चलेगी? क्या ऐसी महिला होगी उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा बीजेपी ने कभी कहा था? किसी ने वसुंधरा राजे के साथ कोई जबरदस्ती की? तो हम तो सवाल यही पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों चाहते हैं कि ऐसी महिला जो हिजाब पहने वही प्रधानमंत्री बने? आप क्यों नहीं बने? अंबर जैदी क्यों नहीं बने? या दूसरी महिलाएं क्यों नहीं बने जो अपने मन मुताबिक जिएंगी? ये जबरदस्ती थोपना क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर ये बातें कर रहे हैं तो क्या मुस्लिम ख्वातीन आगे पार्लियामेंट में नहीं गई हैं? क्या वो सर पे हिजाब वो पहनती थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी काबिलियत पे डिपेंड करती हैं चीजें। अगर काबिलियत आपकी है, आप उस चाहे हिजाब पहनिए मत पहनिए, दुपट्टा ओढ़िए मत ओढ़िए, जीन्स पहनिए, या डिपेंड टू काबिलियत। ठीक है, ठीक है, काबिलियत की बात आई। पवन राव जी, ये मुझे बता दीजिए कि क्या उस पे बैठो एमआईएम में कोई ऐसी काबिल मुस्लिम महिला नहीं है जिसको पदाधिकारी बनाया जाए? सचिव से लेकर आपकी पार्टी का प्रमुख बन सकती है। क्या आपकी पार्टी में कोई भी ऐसी मुस्लिम महिला नहीं है जो इस काबिल है? या फिर आप लोग पर्दे में ही रखना चाहते हैं इसलिए उनको आप बिठा नहीं सकते हैं किसी पद पर? नहीं झा साहब, ऐसा नहीं है। हमारे पूरे देश भर के हर राज्य में राज्य की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। आप लोगों ने शायद पूरी जो है जानकारी हासिल नहीं की है। वन साइडेड आपने बयान दिया है। मध्य प्रदेश में अभी पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें कारपोरेटर 3 चुने गए, जिसमें 4 चुने गए, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। शमा परवीन जी, वो मत बताइए, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मुझे ये बताइए कि आपके संगठन में, पार्टी संगठन में सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्टी प्रमुख, कोई एक नाम बता दीजिए। आप किसी मुस्लिम महिला को अगर देश के आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री पद पर बिठाना चाहते हैं तो शुरुआत तो घर से करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताइए। बिल्कुल, आप सुन लीजिए ना, मैं नाम बता रहा हूं ना, आप नाम सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि नाम नहीं है तो आप नाम सुनिए। शमा परवीन जी और शकीरा बिलाल जी हैं, और उत्तर प्रदेश में जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है नजमा फातिमा जी हैं। इसी तरह से हर एक राज्य में महिला प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने जो अब मेरा दूसरा सवाल, मैं जो आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की तरह क्या कोई दूसरी महिला काबिल नहीं है जो पार्टी की अध्यक्ष बन सकती है, महासचिव बन सकती है, सचिव बन सकती है, अब आप सुन लीजिए, अध्यक्ष बन सकती है, उपाध्यक्ष बन सकती है? रिजवान आपको जवाब देना चाहते हैं, रिजवान बोलिए। बिल्कुल, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। चाह साहब पहले बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं, आप इधर उधर घुमा रहे ना। आप उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेटर का नाम मुझे गिनवा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव, महासचिव कोई एक हो तो नाम बता दीजिए। आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। बताइए ना सर, कैसे सुनो? हाँ सुनिए, निश्चित रूप से AIMIM महिलाओं के सम्मान में निश्चित रूप से उनके साथ में है, और जिस दिन भी अवसर मिलेगा वो इस देश में AIMIM की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, निश्चित रूप से। बुर्के वाली होंगी। आप अगर इस डिबेट हिजाब वाली होंगी चाहते हैं और जो हम बात कहना चाहते हैं हिजाबी काबिलियत होगी उनकी, आप ट्विस्ट करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, अरे आप ही तो, आपके ही नेता ने कहा ना कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री होगी, तो हिजाब वाली प्रमुख होगी आपकी पार्टी की। हिजाब नहीं तो काबिलियत नहीं।
झा साहब, इस देश में हिजाब के नाम पर नफरत किसने फैलाई? आप लोगों ने। लोगों को जवाब दे। आप लोगों ने हिजाब के नाम पर रिजवान रिजवान अहमद जी, एक सेकंड सर। रिजवान अहमद, नफरत हिजाब के नाम पर कौन फैला रहा है? हिजाब के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और हिजाब थोप कौन रहा है? कौन बार बार हिजाब का जिक्र लेकर आ जाता है? ये उनके लिए जवाब है। इस देश की कोई भी महिला बन सकती है, लेकिन ये अरे इसको काबू करो भाई, इसको काबू करो। हिजाब के नाम पर इस देश में नफरत। बोलिए बोलूं जी, मैं बोलूं? हाँ, देखिए कुछ चीजें, अब पता नहीं लोगों को ज्ञान नहीं है, बड़ा अफसोस होता है। कुछ चीजें नॉमिनेटेड होती हैं, कुछ चीजें इलेक्टेड होती हैं। इलेक्टेड में हम चाहें किसी को कुछ बना दें, मैं एक पार्टी बना लूं और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, या किसी महिला को उसका राष्ट्रीय, इसकी कोई महत्व नहीं होता। यह लोकतंत्र है। जो ये 3 महिलाएं बता रहे हैं कहीं पर जीत के आई हैं, भैया वो हिजाबन हो तो मुझे मतलब नहीं, वो बुर्खा पहनती हो तो मुझे मतलब नहीं, वो घाघरा चोली पहनती हो तो मतलब नहीं, वो घूंघट डालती हो तो मतलब नहीं, जीत के आई हैं। कल को समीकरण बैठेंगे तो शायद मेयर भी बन जाएं। यही बात इन लोगों को लोकतंत्र की बस समझानी है कि तुम हिजाबन कह के मातम ना करो। जिस दिन लोकतंत्र में समीकरण बैठेगा, भैया बन जाना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? पहली बात। एक माजिद हैदरी से छोटा सा सवाल पूछना, बहुत ही मासूम सा, कि माजिद हैदरी भाई, जिस तरह हमें दुआ करनी है कि देश की प्रधानमंत्री एक हिजाबन मुसलमान औरत बने, क्या आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये दुआ करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में घूंघट डालने वाली एक हिंदू महिला इंशाअल्लाह वहां की मुख्यमंत्री बने? आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे साथ आमीन बोलने को तैयार हैं? देखिए, अब अपने आस्था और आपने आमीन और दुआ की बात की, तो मैं आपको बता दूं, जो हिजाब है, घूंघट है, पर्दा, ये हमारे देश में आस्था है। इसका आप कृपया मजाक ना बनाइए। नहीं, आप कश्मीर का जवाब दीजिए। आप चाहते हैं कि एक हिंदू औरत वहां की मुख्यमंत्री बने, ये बताओ। मैं दुआ करता हूं इस देश की प्रधानमंत्री या तो कोई हिजाब वाली बने या तो कोई साड़ी वाली बने। इस देश की, अरे कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या? देखिए भागवा भाईजान, आप एकदम हंसना शुरू कर दें। कश्मीर के मुख्यमंत्री का क्या हुआ हिंदू औरत का? मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, क्या हुआ? आप स्कॉलर हैं। अरे कश्मीर की हिंदू औरत मुख्यमंत्री का क्या हुआ? अरे देखिए ना, हम मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया अकेला इस देश में है, अकेला एक कोने, एक छोटी से हम जगह पे रहते हैं, वहां पर भी हम मुसलमान ना हो। आपको मुसलमान से प्रॉब्लम क्या है मेरे बजरंगी भाई, मेरे भागवा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है? धागा खुल गया कुर्ते का, धागा खुल गया कुर्ते का। बस औकात पर आ गए, हैसियत दिखा दी। बस औकात पर आ गए। ये है तुम्हारी हकीकत, और ये है तुम्हारी हैसियत, और ये है तुम्हारा इंसाफ, और ये है तुम्हारा दोगलापन। मैं चाहता हूँ मेरे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो। मैं चाहता हूँ मुझे तो है ही नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मुझे नहीं है आपत्ति। अरे मुझे आपत्ति नहीं है भाई, किसने कहा आपत्ति है? अरे किसने कहा आपत्ति है यार? लेकिन तुम्हारा दोगला चेहरा सामने आ गया, तुम्हारा दोगला चेहरा सामने आ गया 2 मिनट में। कौन सा दोगला चेहरा सामने आया? मैं तो कह रहा हूँ साड़ी वाली प्रधानमंत्री बने इस देश में, वो तो मुसलमान नहीं होगी ना। कैसी बात? माजिद हैदरी वो पूछ रहे हैं आपसे, एक सेकंड, छोटी नजर है। माजिद हैदरी वो पूछ रहे हैं कि छोटी नजर है, आप देश की प्रधानमंत्री एक हिजाब वाली महिला को बनाना चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में एक साड़ी वाली मुख्यमंत्री भी आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सिंपल सा सवाल। अरे मेरे भाई, मुख्यमंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री साड़ी वाली अरे वो तो छोटा सा मांग रहे हैं ना, तो उसका जवाब दे दीजिए। उसका मैं बड़ा जवाब दे रहा हूँ, वो छोटी बात कर रही है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ कि साड़ी वाली महिला प्रियंका गांधी आए इस देश में प्रधानमंत्री बन के। मैं तो दिल से कह रहा हूँ, हिजाब वाली महिला आए। मैं पूछ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे ही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, आप क्यों छोटी बातों में फंस जाते हैं? छोटी चीजों से बाहर निकलो। खुश कर दीजिए, छोटी सी चीज है। बड़ा सोचो जरा, छोटी बोलने में मत फंसे रहो। दाढ़ी में, हिजाब में, हलाल में, अज़ान में, इन्हीं चीजों में फंसे रहो। ठीक है, अंबर ज़ैदी, भाई देश का अंबर ज़ैदी, आगे कैसे अंबर ज़ैदी,
दिक्कत ये है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए लेकिन साड़ी वाली जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बस यही तो असलियत है और ये बड़ी बखूबी डॉक्टर रिजवान ने धागा खोल दिया, धागा इसके कुर्ते का 2 मिनट में धागे खोल दिए। ये चाहते हैं मैं वही बोल रही हूँ कि ये लोग जहां पर कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडितों को सुकून से रहने की इजाजत नहीं है, वहां पे नहीं बोलेंगे कि एक महिला कश्मीरी पंडित कल मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री जरूर बन सकती है। यही है इनके दोगलापन, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, यही है दोगलापन। और ये बार बार बेशर्मी से अपनी बेइज्जती कराकर जाते हैं और लेकिन इनको कभी होश नहीं आता। तो जो बात करते हैं ना सच्चे दिल से कि इस देश में सबको अधिकार दिए, क्या इस देश का कोई माइनॉरिटी ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, आप खुद क्यों नहीं देते वो अधिकार पहले महिलाओं को? आपको अपने स्टेट में नहीं देना, अपने घर में नहीं देना, अपनी पार्टी में नहीं देना, लेकिन दूसरे से चाहिए। ये बड़ी दोगलेपन की परिकाष्ठा। यही बात मैं ट्रिपल तलाक के समय कहती थी कि आप अपनी बेटियों को खुद फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देते, दूसरे इंसानों से आप उम्मीद करते हैं। तो पहले जैसे कहा जाता है ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने स्टेट से शुरुआत कीजिए। अपने स्टेट से महिलाएं, मैं किसी से नहीं डरती। आप किससे डर रहे हैं? अलगाववादी नेताओं से डर रहे हैं कि आपके मुंह से निकलेगा नहीं, आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि एक हिंदू महिला कश्मीर की मुख्यमंत्री बन सकती है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान, मैं भारतीय हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, मेरे लिए मेरे देश की जो पहचान है भारतीय होना, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आप कुछ भी बोलते हैं तो अपनी पहचान, लेकिन सवाल यही है आपसे, आप मुसलमानों के पैरे खा रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन माजिद हैदरी आपका धर्म नहीं है क्या? एक सेकंड अंबर, एक सेकंड अंबर, माजिद हैदरी आपका धर्म नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, मुझे फख्र है। तो आप मुझे फख्र है, भारतीय मुसलमान, टोपी और दाढ़ी में क्यों नहीं है आप? जी टोपी और दाढ़ी क्यों नहीं है? देखिए वो इंसान की पर्सनल चॉइस है, आप समझते नहीं है इस बात को। अच्छा, जब आपकी बारी आती है तो पर्सनल चॉइस हो जाती है। मेरी पर्सनल चॉइस नहीं और है। जब अंबर जैदी की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि हिजाब पहनो, इनकी चॉइस है, क्योंकि इस्लाम कहता है। देखिए बिल्कुल वही तो बात है, वही तो हिजाब क्या है, एक महिला के लिए ड्रेस कोड है, अगर ये वो ड्रेस कोड पहनेंगी तो सवाब मिलेगा, अगर ये नहीं पहनना, अच्छा वो पहनेंगी तो सवाब मिलेगा, और आप दाढ़ी और टोपी नहीं लगाए तो भी आपको सवाब मिलता रहेगा। आपके लिए भी दाढ़ी है तो आपको सवाब मिलेगा। आप मेरे सवाब के लिए आपको क्यों फिक्र हो रही है? पहले आप अपने सवाब पे काम कीजिए, दाढ़ी टोपी लगा के आइए और जुब्बा जबला पहन के आइए। अपने सवाब की बात कीजिए, मैं अपने सवाब के लिए बहुत सारे काम करती हूँ। ये अच्छा है यास्मीन जी, एक सेकंड। तो हिजाब पहनना भी जरूरी नहीं है, हिजाब पहनना यास्मीन जी, टोपी पहनना, दाढ़ी रखना ये जरूरी नहीं है, लेकिन महिला का हिजाब पहनना ये जरूरी है। महिला हिजाब वाली ही प्रधानमंत्री बने ये जरूरी है। जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो वहां साड़ी वाली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, यह जरूरी है। कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो, 75 वर्षों से कोई मुसलमान नहीं बना, अब अगर बनेगा तो आपत्ति क्या है? हमारी इस सरकार में 80 मंत्री हैं, एक मुसलमान नहीं है। माजिद साहब रुकिए ना, आपकी तो पोल खुल गई, दाढ़ी और टोपी नहीं है। रुकिए, आपकी पोल खुल गई है, एक सेकंड रुकिए। यास्मीन जी से पूछ रहा हूं मैं, बहुत देर से चुप बैठी हुई हूं। आवाज नहीं आ रही। यास्मीन जी आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं पूछ रहा हूं कि माजिद हैदरी दाढ़ी में और टोपी में नहीं है, हाँ, तो उन्हें शबाब नहीं मिलेगा। आप क्योंकि शॉल ओढ़ कर बैठी हैं या हिजाब पहनकर बैठी है तो आपको शबाब मिलेगा। जी नहीं, सवाब मेरा अपना जातियत है। सवाब, अजाब, गुनाह ये सब कुछ मेरा जातियत है। मैं अल्लाह को जवाब दूंगी, मेरे जवाब कोई और नहीं देगा। देखिए 18 साल के बाद बालिग है हर आदमी औरत, और वो अपने सवाल जवाब के खुद जवाबदेह है, कोई और जवाबदेह नहीं है। मैं अपने जवाब खुद दूंगी, मौलाना अपना जवाब खुद देंगे, अंबर जैदी अपना जवाब खुद देंगी। ये तो एक अपनी जातियत है, इस पे ये लोग कौन है? हक ही नहीं है। और इन लोगों को सुनने वाला कौन है? बात कर रहे थे जो हिजाब की बात करते हैं, जो हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसका क्या कोई असर नहीं है क्या? ये लोग ऐसे बोलते हैं। आप क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते? मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे माजिद हैदरी दाढ़ी और बिना टोपी, बिना दाढ़ी बिना टोपी के बैठे हैं, उनकी मर्जी है। मैं चाहता हूं कि अंबर जैदी प्रधानमंत्री बने, मर्जी हो तो हिजाब पहने, मर्जी हो
तो वो साड़ी पहने, और मर्जी हो तो जो पहने, वेस्टर्न कपड़े भी पहने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बात का, मैं आपकी तरफ बोलूंगी इस बात पे कि कोई भी किसी के लिए कानून बनाने का हकदार नहीं है। वो उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपने जवाब देगी। वो गुनाह कर रही है, औरत सवाब कर रही है, औरत मर्द कोई भी, वो अपने जवाब खुद देगा। माँ बाप भी उसके जवाब नहीं देंगे। इसलिए हमें किसी पे, हम कितने गुनाह कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम दूसरों पे। तो मतलब ठेकेदारों का कोई काम नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता। यास्मीन जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का कोई काम नहीं है, ये ऐसी बोलते हैं, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी पे मैं वही वाली बात आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, आप मुझे वही बात कहलवाना चाहते हैं। मैं कौन असदुद्दीन ओवैसी पे एतराज करने वाली? उनकी जबान है, उनके अमाल है, वो जाने, अपना जवाब वो देंगे। वो क्या कह रहे हैं उसके जवाब दे, वो खुद हैं, कोई और नहीं है। ठीक, और किसी और को होना भी नहीं चाहिए। दूसरी आपने तो दाढ़ी लगाई, आपने तो दाढ़ी रखी हुई है, आपकी टोपी भी है। मिनट सुन लीजिए। और क्योंकि असदुद्दीन जी, यास्मीन जी कंप्लीट कर लीजिए। मेरी एक बात, एक बात कहना चाहती थी, वो पूरी सुन लें। हाँ जी प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। बार बार एक बात, अभी बहुत जोर से मजाक भी हुआ, हंसी भी हुई, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब इतने सीरियस मैटर पे बात हो और मजाक उड़ाया जाए। अभी कश्मीर पे एक सवाल आया था, आप मुझे एक बात बताइए, अगर वहां एबिलिटी होगी और अगर बनना होगा तो कौन रोक लेगा उनको? या अगर ये नहीं कह रहे कि कोई हिंदू वहां पे प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे आपके या किसी और कहने से क्या नहीं बनेगा? अगर उसमें एबिलिटी होगी और वो होगा तो वो बिल्कुल बनेगा। मैं वो बात नहीं करूंगी कि हिजाब वाली जो औरत है, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगी। जिस तरह आप ये बात ऐतराज और मजाक उड़ा रहे हो कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है कि कोई हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो इसमें क्या बात है, बन सकती है। और अगर कश्मीर में कोई हिंदू सीएम बन सकता है तो बन सकता है। ये उसकी एबिलिटी पे मुनहसर करता है। आपके बनाने या नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं। ना तो असदुद्दीन ओवैसी के बनाने से कुछ बनेगा, ना आप लोगों के बनाने से। हो गया ठीक है। रिजवान जवाब देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनेगा। रिजवान आपको जवाब देना चाहते हैं। रिजवान जी जवाब दीजिए। कासमी साहब उसके बाद। रिजवान साहब जवाब कम देते हैं, हंसते ज्यादा है। भाई देखिए अब आप बातें करें, देखिए यार, या तो हंस लूं या तो सर पीट लूं। सर पीटूंगा चोट आ जाएगी, इसलिए तुम लोगों पे हंस लेता हूं। अगर आप अब आगे बढ़ता हूं। मातम करेंगे। देखिए नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं चाहते कि हिजाब वाली बने। अरे भैया, क्या हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन शुरू कर दोगे क्या? या जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलाने लगोगे क्या? रिजवान साहब बना रहे हैं क्या? उसकी एक प्रक्रिया है, रिजवान साहब के हाथ में है क्या? चुनाव जीतना पड़ता है, राज्यसभा लोकसभा जाना पड़ता है, हिजाब वाली सीएम बनाना क्या रिजवान साहब के हाथ में है क्या? भीख मांग मांग के कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। पहली बात पे अच्छी नहीं लगती बात। दूसरी बात, अब जब आप बोल रही थी तो हम चुप थे, अब हम बोल रहे हैं तो आप कुटर 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 कर रही हैं। अभी काउंटर धर दूंगा, फिर हल्ला मचाएंगी। हा। उम्र का लिहाज करिए, उम्र का समझिए। आप वैसे हिजाब पहने या ना पहने, माशाल्लाह उम्र इतनी हो गई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? अब आगे सुनाता हूँ, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडी। अब आगे सुनाता हूँ ना। आपकी उम्र इतनी हो गई है कि हिजाब में रहो या बुरखे में या बिना बुरखे के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फर्क पड़ेगा तो अंबर को पड़ेगा, तुमको नहीं पड़ेगा। बस आराम से रिजवान साहब उनकी उम्र का लिहाज करें। नहीं प्लीज, उनकी उम्र का लिहाज कर सकते, उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अंबर को फर्क पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। आई बात समझ में? हिंदी में बदतमीजी करोगी तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत बदतमीज इंसान है आप। तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अब आप सुनिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। रिजवान भाई मुद्दे पर आइए। चाहिए मुसलमानों को, मैं बदतमीजी नहीं, मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए। ये मुझे बुजुर्ग बता रहे हैं और बदतमीजी 1.5% होते हुए
वहां का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, वहां पर हिंदूज का कंट्रीब्यूशन क्या है, वहां पे हिंदूज का रोल क्या है, जरा इस पर भी चर्चा कर लो तो शायद आने वाले वक्त में थोड़ी इस समाज में हम लोगों को इज्जत मिल जाएगी। ठीक है। और बाजी चलते चलते एक बात फिर बताऊंगा, आपकी उम्र निकल गई, अब आप बुर्का और हिजाब ना पहनो, अब आपको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, माजिद हैदरी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद पवन राव। देखिए भाई, ये डिबेट एक सीरियस विषय होता है, लेकिन रिजवान भाई कभी कोई गलत बात कर देते हैं। देखिए, इन्हें महिलाओं के बारे में, एक बड़ी महिला के बारे में कहा, आप पहने ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंबर जैदी को फर्क पड़ेगा। तो रिजवान साहब, आप जरा मुझे समझाइए, अगर अंबर सुन मेरी बात, बदतमीजी करोगे तो रिजवान अहमद का जवाब बदतमीजी से ही मिलेगा। आई बात समझ में? रिजवान भाई आप स्कॉलर हैं, रिजवान भाई आपके मुंह से इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, आपको लोग सुनते हैं रिजवान भाई। रिजवान जी, आपको सुनते नहीं, आपको देख के हंसेंगे हम लोग। अभी मैंने रिजवान साहब के चोट लग गई है दिल पे बहुत, रिजवान साहब के लग गई है बुरी तरह चोट। आपको लगता है भारतीय मुसलमान सुनेगा किसी महिला का मजाक बनाएंगे? नहीं, ठीक है, लोग झूठे मारेंगे इस बात पे। रिजवान जी आप एक सेकेंड, अब पवन राव आप जल्दी से क्या जवाब देना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद जाना है मेरे को कासमी साहब के पास। झा साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आपकी इस डिबेट में जो लोग इस तरह की भाषा और ठहाके लगा रहे हैं, उससे आपके इस चैनल की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लग रही है। आपको समझना चाहिए कि आप देश में नहीं विश्व में सुने जाते हैं, तो ऐसी जो भाषा और ठहाके लगाए जा रहे हैं वो आपकी प्रतिष्ठा को गिराने का काम कर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मेरी प्रतिष्ठा की चिंता मत कीजिए। एक सेकंड राउत साहब, मेरी प्रतिष्ठा की चिंता मत कीजिए, मैं यहां बैठा हूं, अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मेरे चैनल की प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे देश की प्रतिष्ठा क्या है। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपनी पार्टी में प्रतिष्ठा अपनी बढ़ाने के लिए कब किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष बना रहे हैं? ये आप सुनिए, हिजाब के नाम पे आप लोगों को इतनी ज्यादा जो है चुलबुलाहट या इस तरह से घृणा क्यों जबरदस्ती हिजाब पहनाना चाहते हैं? अरे अंबर जैदी अगर हिजाब नहीं पहनना चाहे क्यों जबरदस्ती पहनाएंगे आप? देश में प्रधानमंत्री क्यों पहनाएंगे जबरदस्ती? तो आपको इतनी ज्यादा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप जबरदस्ती क्यों पहनाएंगे? आपको नफरत इसलिए, आप जबरदस्ती क्यों पहनाएंगे मुझे बताइए ना। आपको नफरत इसलिए है क्योंकि संघ ने, अरे मुझे जनसंघ बना और 1984 तक एक भी महिला नहीं थी। रिजवान यहां बैठे हुए, जरा एक भी महिला का नाम बता दे। जनसंघ के गठन से लेकर के 1984 तक, भारतीय जनता पार्टी के गठन तक एक भी महिला नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मेरे साथ नहीं है, नहीं तो वो आपको इस बात का जवाब देते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया, क्या कर रही है, बाकी पार्टियां क्या कर रही है, छोड़ दीजिए ना। आपकी पार्टी क्या कर रही है और क्या कह रही है वो मुझे बताइए। हिजाब पहनने वाली महिला जो हिजाब को रिस्पेक्ट करती है, हिजाब किसी भी तरह से किसी भी महिला को बाउंड नहीं करती है, लेकिन जो महिला हिजाब कासमी जी जल्दी से जवाब दीजिए, कासमी जी जल्दी से। बनना चाहती है, ठीक बन सकती है, तो हम उसका समझ में आ रही है आपकी सोच। कासमी साहब, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि हमें मुस्लिम होने में, अरे भाई मेरा, अरे अंबर जी आपको भी पढ़ना मुझे चाहिए, बोलने दीजिएगा प्लीज। की विचारधारा कासमी साहब बोलिए प्लीज। तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए, बाबा साहब का रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ना चाहिए। अब इनको आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा ना, ऐसे किसी के बाबा साहब ने कब कहा था कि ऐसी पार्टी बने देश में जो मुसलमानों की पार्टी हो, जिसमें मुसलमान ही हो। उसको झकझोरा था, चलिए बोलिए। देखिए बात यह है कि हमें हिजाब को मयार नहीं बनाना चाहिए अच्छा मुसलमान होने और ना होने के लिए, एक बात। दूसरी बात यह कि मैं आज एक आपको खुशखबरी देता हूं, चूंकि यास्मीन जी यहां है, कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने औरतों को इतना हक दिया है कि उन्होंने अपनी जो लेडीज विंग थी वो खत्म कर दी है। तीसरी एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि हम कुरान और हदीस की बात करते हैं, रिजवान भाई एडवोकेट हैं तो वो समझेंगे इस बात को कि कुरान पाक ने औरतों को विरासत की बात की है। कभी ओवैसी उस पर नहीं बोलते, मुस्लिम पर्सनल लॉ उस पर नहीं बोलती। कुरान पाक कहता है कि माँ बाप की जायदाद में जहां बेटे का हक है वहां बेटी का भी हक है। ये इस पर क्यों नहीं कहते कि औरतों को यह हक मिल जाना चाहिए, औरतों को बराबरी की बात करते हैं। तो ये हिजाब का मैयार नहीं बनाना चाहिए कि हिजाब ही मैयार बन गया। अंबर जैदी हिजाब नहीं करेगी अच्छी नहीं है, यास्मीन साहब करेंगी तो अच्छी है।
मैं समझता हूं कि हिजाब मैयार नहीं है। अच्छा मुसलमान होने के लिए डिसिप्लिन, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा है, प्यार करना, ये सारी चीजें और राजनीतिक तौर पर ओवैसी को लगता है कि ऐसी बातें कहने से, करने से उनको फायदा होता है। जितने कट्टर वो दिखेंगे उतना ज्यादा उनको समर्थन मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सभी मेहमानों का